लिसन नाउ, अब देखो कौन कौन सा है मूवमेंट्स वगैरह के, सुनो कौन कौन से मूवमेंट्स चला इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। अमंग दैम सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ मूवमेंट एंड डॉक्टर राजेंद्र सिंह वाटर कंजर्वेशन आर सम प्रोमिनेंट नेम्स। देखो फर्स्ट नेम क्या है, चिपको मूवमेंट जो था वो नाम से चिपको मूवमेंट अजीब सा लगता है, बट वो एक्चुअली क्या था, सेफ ट्रीज पर था ये। हाँ लिसन नाउ लिसन, देखो सेफ ट्रीज पर था चिपको मूवमेंट। अब ये किसने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा। नाम याद रखना किसने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया है, ओके। अब देखो सुंदरलाल बहुगुणा ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये मूवमेंट क्या था एक्चुअली कि देखो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। हाँ, अब उत्तराखंड में क्या हो रहा था एक्चुअली, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लोग को ना पहले क्या हुआ कि ये जो सुंदरलाल बहुगुणा थे अब ये कैसे एज अ लीडर काम कर रहे हैं, तो इन्होंने गवर्नमेंट को समझाए थे कि मतलब जो हमारे ट्रीज़ वगैरह हैं ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सब, तो आप लोग जो है इसको कट मत करो। जैसे ब्रिटिशर्स यही कर रहे थे ना, नेचुरल रिसोर्सेज को ले जा रहे हैं, तो उन लोगों को समझाया गया कि आप लोग ये मत करो। तो ब्रिटिशर्स ने सामने बोल दी कि हाँ हम लोग नहीं करेंगे, बट बाद में क्या हुआ कि वही सब जो चीज़ें थी, मतलब जो पेड़ वगैरह था उसी को काट कर जो स्पोर्ट्स की चीज़ें होती है ना, शूज़ हो गए, बॉल होता है और रबर वगैरह जो पेड़ से निकलता है, रबर पेड़ से ही बनता है ना, वो सब चीज़ जो है इन लोग मतलब ब्रिटिशर्स जो है बिना बताए ले जा रहे थे और उसका प्रोडक्ट बना रहे थे। तो जब ये चीज़ इन लोगों को पता चली, उत्तराखंड के लोगों को स्पेशली जब सुंदरलाल बहुगुणा को पता चली, तो उन्होंने क्या किए, एक मूवमेंट स्टार्ट किए। कौन सा मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में क्या होता था कि जो अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ब्रिटिश लोग होते थे वो लोग आते थे अगर कोई भी पेड़ को काटने, तो वहाँ की जो आसपास की औरतें होती थी वो ना सब ऐसे घेरा बनाकर पेड़ को मतलब जो है ना घेर लेती थी कि अगर पेड़ काटना है तो उन लोगों को काट के जाना पड़ेगा, ऐसा। तो इससे क्या हो रहा था कि मतलब बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाती थी अगेंस्ट हमारे, तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हुआ भी था, बट स्टिल ये मूवमेंट जो है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बनाया गया था, है ना। क्लियर, एनी डाउट? देन नेक्स्ट इज मेधा पाटकर। इनका नाम तो तुम लोग ने अभी भी सुना होगा, बहुत न्यूज़ में रहती हैं अक्सर हैं, बट अभी भी लाइव हैं और जो है मतलब काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोसाइटी को लेकर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो मेधा पाटकर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है नर्मदा बचाओ आंदोलन में, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। नर्मदा बचाओ मूवमेंट में क्या था कि वो नर्मदा रिवर जो है उस पर ना ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बांध होता है ना जो डैम, वो बनाने वाली थी, और वो डैम अगर बन जाता ना तो वहाँ के जो लोग थे आसपास के रूरल एरियाज़ के, उन लोगों को जो नर्मदा से पानी मिलता था, क्योंकि देखो रूरल पीपल के पास इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है, वो लोग अपने कपड़े धोना और ये सब कहाँ करते हैं, जाकर नदी पर। तो नदी अगर वो डैम बन जाता तो जो है मतलब लोगों का जो वाटर सोर्स है वो ख़त्म हो जाता पूरी तरह से। तो उसी को बचाने के लिए जो डैम बन रहा है, अगर वो डैम बन जाता तो लोगों के पास क्या हो जाता, पानी की प्रॉब्लम हो जाती। तो वही पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि मतलब ऐसे तो नॉर्मली ऐसा प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स हो रहे थे, दूसरा ना लोग जो प्रोटेस्टर्स थे ना वो नर्मदा नदी के अंदर खड़े होकर ना प्रेयर्स करते थे। उसमें अगर तुम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन डालोगे ना तो गूगल पे फ़ोटोज़ पे आएगी, मेधा पाटकर की बाकायदा फ़ोटो है कि वो प्रेयर्स कर रही थी मतलब नर्मदा के अंदर खड़े होकर। तो ये सब जो है एक एनवायरनमेंट के लिए मूवमेंट था ना, क्योंकि नर्मदा में भी अगर डैम बन जाता है तो पॉल्यूशन भी उतना हो जाएगा, इतना सब बनेगा करेगा तो रिवर में भी कितनी पॉल्यूशन हो जाएगी ना, तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। और डैम बन गया मतलब फैक्ट्रीज़ बनेंगी, फैक्ट्री का गंदा कचरा सब कहाँ जाएगा, नर्मदा में। तो इनडायरेक्टली सब जो है पॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए ये मूवमेंट था। और तीसरा क्या था, राजेंद्र सिंह का वाटर कंजर्वेशन, ये भी वाटर के लिए एक मूवमेंट था, इसका कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट? 3 एग्जाम्पल देखे हम लोग ने, फर्स्ट चिपको मूवमेंट, सेकेंड नर्मदा बचाओ आंदोलन और थर्ड वाटर कंजर्वेशन। एनी डाउट? कुछ भी डाउट है इसमें अभी? नेक्स्ट पैराग्राफ, पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड फूड इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब देखो वाटर पॉल्यूशन जो थी वो कैसे बढ़ रही थी,
नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी कि देखो आर्टिफिशियल मटेरियल में आ जाते हैं प्लास्टिक्स एंड ऑल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो कि कई सालों तक भी, हज़ार सालों में भी ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, है ना। प्लास्टिक्स ही बेसिकली, प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय होने में कितने हज़ार साल लगते हैं। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें फूड वगैरह की जो होते हैं, जैसे केला है, ये सब जो केले का हम लोग देखो छिलका वगैरह, गांव वगैरह में आप लोग देखोगे ना कचरा जो होता है बेसिकली मतलब सब्ज़ी का कचरा हो गया, फ्रूट्स का, वो सब वो लोग कभी डस्टबिन में नहीं डालते हैं, वो सब ले जाके खेत में फेंक दिया जाता है। वो खेत में क्यों फेंका जाता है? क्योंकि वो रिएक्शन होता है, वो सब चीज़ें ज़मीन में मिलकर ना एक वो बना देती है, खाद बोलते हैं ना जिसको हम लोग, जो बहुत अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए। तो वो इसका, लेकिन अगर आप प्लास्टिक ले जाकर खेत में डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरी जो क्रॉप है सब ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उसको कोई भी मतलब इंसेक्ट वगैरह भी खा नहीं सकते हैं, वो कई सालों तक होती है। उससे क्या होता है? पॉल्यूशन होती है। कुछ लोग करते हैं कि प्लास्टिक जमा करके उसको जला देते हैं, उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन, बहुत ख़तरनाक धुआं उठता है, बहुत ख़राब, बहुत नुकसानदेह होता है। ओके, बहुत सी जगह पे डंपिंग ग्राउंड बन जाते हैं, मतलब क्या होता है, जितना भी सिटी का एरिया का कचरा होता है वो ले जाकर सब उस डंपिंग ग्राउंड में फेंक देते। सुकून हाइट्स में है, मित्तल ग्राउंड भी एक डंपिंग ग्राउंड ही बन चुका है, सारा मुमरा का कचरा वहाँ पे ले जाके फेंक दिया जाता था। समझ में आ रहा है? तो ये हाँ, कोल उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब है नॉन बायोडिग्रेडेबल ही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना प्लास्टिक है। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ओके, देन दिस इज़ ऑल्सो कॉजिंग डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल। अब देखो जो ख़राब कचरा मतलब प्लास्टिक वगैरह ये सब पानी ये ज़मीन में फेंका जाएगा तो अब क्या होगा? वो तो डिस्ट्रॉय होता नहीं है, डिग्रेडेबल तो रहता नहीं है, तो क्या होगा? उससे सॉइल को प्रॉब्लम होगी, मिट्टी भी ख़राब होती है ना उससे। देन इट कॉजेज अ स्पर्ट ऑफ वेरियस डिजीज इन ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट क्रिएट्स अ हार्मफुल सिचुएशन फॉर जनरल हेल्थ। अब देखो ये क्या होता है? स्पर्ट का मतलब होता है स्प्रेड करना कोई चीज़, या स्प्रेड करना बोले, या बहुत कोई चीज़ बहुत तेज़ी से होना, बोलते हैं ना बहुत स्पीडी रहती है। अब जैसे क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा लोग कचरा ऐसे फेंकने लगेंगे तो क्या होगा? बहुत स्पीड के साथ, बहुत तेज़ी से क्या होगा? बहुत सी ऐसी बीमारियां फैलेंगी इंसानों में भी और जानवरों में। कोविड-19 एग्जाम्पल ले लो, इससे बड़ी एग्जाम्पल और क्या दूँ मैं अभी। बहुत सारे लोगों में बहुत तेज़ी से फैलती हैं और फिर क्या होता है? जल्दी हमको उसका इलाज नहीं मिल पाता और नॉर्मली हमारी हेल्थ को बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट करती है वो। क्लियर? एनी डाउट? ऐसा है कुछ नहीं समझ में आया अभी? क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं, चलो। 3 experiments in Maharashtra in the context of conservation and preservation of environment are indeed worthy of mention। 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में उन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट है कौन? राही भाई पोपरे, Okay, now look. On 8th March, underline it, 8th March 2018, Rahibhai Popere was facilitated by the President of India by Nari Shakti Award। 8 मार्च क्यों? 8 वुमेंस डे, 8 मार्च वुमेंस डे। वुमेंस डे पर राही भाई पोपेरे को कौन सा अवार्ड मिला? नारी शक्ति। अब ऐसा क्या किया उन्होंने जिससे उनको नारी शक्ति अवार्ड दिया? दिस अवार्ड वॉज गिवन हर फॉर हर वर्क इन कलसूबाई परिसर बयानी संवर्धन समिति। बहुत बड़ा नाम है, अंडरलाइन कर लो। शी इज पॉपुलरली नोन एज बीज माता, अंडरलाइन इट। अगर आपको पूछ लेता है कि सीड मदर का असली नाम क्या था तो क्या लिखोगे? और अगर आपको पूछता है बीज माता या और ब्रैकेट में लिख दिया है सीड मदर का असली नाम क्या है तो क्या लिखोगे? राही भाई, उसका वही नाम है,
उसको दूसरा नाम, उसका निक नेम था बीज माता। वो समिति है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में उसने काम किया है। अभी समझ में आया? हाँ देखो इधर सुनो अभी। वेट राही भाई पोपरे एक औरत है, हाँ, उसका दूसरा नाम था सीड मदर या बीज माता, निकनेम है। और इसने जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करी थी उसका नाम बहुत बड़ा है, कलसूबाई परिसर बियानी संवर्धन समिति। 5 बिरयानी नहीं है, बियानी। नेक्स्ट तो समझ में आया अभी कौन सा अवार्ड मिला था इसको? नारी शक्ति अवार्ड। हाँ अभी अगर किसी ने बीज माता बोला होता तो बहुत मारती। शी हैज़ वर्क फॉर प्रिजर्विंग सीड्स ऑफ नेटिव कल्टिवर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हर ग्रैंडसन गॉट इल बिकॉज ऑफ द डाइट कंसिस्टिंग of food made with hybrid varieties of food grains and vegetables of lesser quality। अब देखो क्या हुआ था, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्यों इसको ये अवार्ड मिला, क्यों इसको बीज माता का नाम दिया गया? बिकॉज इसने क्या किया था, सीड्स जो होते हैं बीज, इसको प्रिजर्व किया था किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। फ्यूचर जनरेशन में जो कल्टीवर्स होंगे, मतलब जो फ्यूचर में जो किसान रहेंगे, उन लोगों के लिए इसने बीज को बचा के रखा था। वो कैसे बीज थे? वो मतलब जो एकदम प्योर होते हैं ना, जो खेत से ही रहते हैं एकदम डायरेक्टली। अभी कैसे हम लोग के पास जो अनाज आता है वो कैसे बहुत सारे प्रोसेस से होकर आता है ना, कभी कभी इसमें केमिकल्स वगैरह भी मिलाए गए होते हैं कितना ज़्यादा। लेकिन इसके पास जो सीड्स थे, इनके पास, इन्होंने मतलब सारे सीड्स जो एकदम रियल होते हैं ना वो संभाल के रखे थे। क्यों? रीज़न क्या था, क्यों इनको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये सीड्स संभालने चाहिए? क्यों? इनका जो ग्रैंड सन था, राही भाई का जो ग्रैंड सन था, पोता था, वो बीमार पड़ गया था। किस वजह से? ये जो हाइब्रिड वगैरह जो मतलब जो फैक्ट्री की सीड्स होती है ना वो खाकर, मतलब इतना जो प्रोसेस से गुजर कर जो बनती हैं फैक्ट्री सीड्स होती हैं जो नेचुरल नहीं रहती हैं, वो खाकर जो है इनका पोता बीमार पड़ गया था। तो इन्होंने यही सोचा कि जैसे मेरे घर में कोई बीमार पड़ा है और कोई ना बीमार पड़ जाए, इन्होंने जो है सीड्स को सेव करना शुरू किया कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि रियल सीड्स मिले ही ना आपको यही सबका यूज़ करना पड़ जाए। तो उन्होंने सीड्स सेव करनी शुरू किया। अब देखो क्या हुआ फिर। शी थॉट ऑफ नेटिव वेराइटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम। उन्होंने क्या किया कि जो आसपास के एरिया में ज़्यादा फूड वगैरह उगता है उनके यहाँ, उसी के सीड्स को सेव किया। क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर एरिया में जो चीज़ हम उगाते हैं वो एरिया का जो क्लाइमेट होता है ना, वो उस चीज़ के लिए परफेक्ट होता है। जैसे अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो चाय और कॉफ़ी नहीं बनती ना, कहाँ बनती है? सिर्फ आसाम में और ये सब एरिया में, जो 7 सिस्टर्स वाला एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर ज़्यादा चाय और कॉफ़ी। अब ऑल ओवर इंडिया में नहीं, सेब सिर्फ कश्मीर में ही मिलते हैं ना अच्छे, बाकी और कहीं नहीं। आम कोकण की साइड पर, केरला के, रत्नागिरी के, ये सब के बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की जो ग्रोथ होती है वो अलग ही, मतलब उसका एक लुकआउट रहता है, उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो जो उनके एरिया में बहुत अच्छी सीड्स होती थी, जो उनके एरिया में जो फसलें बहुत अच्छे से क्रॉप्स होती थी, उनके सीड्स उन्होंने सेव करना शुरू किया। अब देखो, शी डिसाइडेड टू ग्रो द फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ नेटिव वैरायटी टू मीट हर फैमिलीज नीड। अपनी फैमिली की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो सीड्स उनके एरिया में रहती थी उन्हीं को उन्होंने अच्छे से उगाना शुरू किया। और क्या किया, उसमें से अपनी फैमिली को भी देती थी और अपने लिए सेव भी करती जाती थी, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब देखो क्या क्या उन्होंने उगाना शुरू किया। शी बिगन टू डू इट एंड स्टोर द सीड्स ऑफ दोस लैंड रेसेस देशी वैन। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो सीड्स वो उगाती थी वो किस में उन्होंने जमा करनी शुरू की, जो देशी वैन होते हैं। वो क्या होता है एक्चुअली, लैंड केयर जो होता है ना, वो मिट्टी का मटका जैसा होता है ना, गढ़ा भी बोलते हैं हम लोग उसको, मिट्टी का बना होता है वो, उसमें मतलब चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो उसी में उन्होंने सीड्स को सेव करना शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ मटका रहता है। अभी हम लोग कैसे, जो अगर हम आप लोग के घर में अगर मटका होगा पानी पीने वाला, तो उसमें कैसा होता है, वो नल रहता है उसमें। लेकिन ये कैसा होता है ना, ये गढ़ा टाइप होता है। जैसे देखो गांव की औरतें गढ़े में पानी भर के सर पे उठा के लेकर जाती है,
हाँ, तो वो गढ़ा जो होता है ना उसमें उन्होंने सेव करना शुरू किया। वो एक अलग मतलब स्पेशल बनता है वो अलग अच्छे से मिट्टी से, और उसको मतलब कई प्रोसेस से बनाया जाता है जिसमें फूड सेफ रहे, जैसे कीड़ा उड़ा नहीं लग सकता है फिर उस चीज़ों में, ऐसा रहता है वो। तो उसी में उन्होंने सेव करना शुरू किया। अब क्या क्या था देखो, कौन कौन से बीज थे। बिटर गॉड, करेले, वो कारले लिखा है बट एक्चुअली ये बिटर गॉड को करेले बोला जाता है, करेले इंग्लिश में। वो स्पिनाच पालक, देन स्वीट बीन्स मटर, बिटर बीन्स ये भी मटर होता है बट ये कड़वा होता है। अभी जो हम लोग मटर खाते हैं वो कैसे थोड़ा मीठा टाइप होता है ना, ये कड़वा मटर होता है बिटर बीन्स जो है। कड़ुवल, गेवाड़ा, देखो जो यहाँ पर है ग्राउंड नट जो है मूंगफली बोलते हैं हम लोग। देन बर्नयार्ड मिलेट जो है इसको क्या बोला जाता है, ये एक्चुअली ना वो छोटे चावल होते हैं ना, टूटे हुए चावल रहते हैं, उसको बोला जाता है वराई। और धावुल भट्ट, कल भट्ट, अम्बे मोहर, ये सब जो है चावल की कैटेगरीज हैं, सब राइस हैं, अलग अलग कैटेगरी के चावल हैं। तो और ब्लैक ग्राम जो है ये उड़द की दाल जो होती है उसको ब्लैक ग्राम बोला जाता है, ठीक है। शी डिड नॉट कन्फाइन हर एफर्ट्स ओनली टू हर फैमिली बट थ्रू माइक्रो बैंकिंग ग्रुप्स बचत गट शी स्प्रेड इट टू द सराउंडिंग विलेजेस। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो भी वो उगा रही थी और जो स्टोर कर रही थी वो सिर्फ अपने तक के नहीं रखा कि अपने और अपनी फैमिली के लिए रखेंगे, नहीं, उन्होंने क्या किया, बचत गट जो है ना ये एक फूड बैंक होता है। और फूड बैंक इसमें क्या होता है, लोग मतलब खाना जमा करवाते हैं अपना, जैसे राशन वगैरह फिर वहीं से मिलता है। तो क्या हुआ कि इन्होंने जो है ना फूड बैंक में, बचत गट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया कि इससे क्या होगा, उनके जो आसपास के विलेजेस हैं उसको भी अच्छे मतलब सीड्स मिल पाएंगे, हेल्प मिलेगी उनको, और वो लोग भी अच्छा खाना खा सकेंगे। उन्होंने यहाँ पर भी एक कंट्रीब्यूशन दिया। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय हर ग्रू वेल विद द पार्टनरशिप ऑफ भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन बैफ। जो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था कि मतलब मैं नेचुरल सीड्स को यूज़ करके ही जो है अपनी फैमिली को आगे बढ़ाऊंगी, तो उनके मूवमेंट में उनको साथ किसने दिया, बैफ ने। हाँ, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, ये एक इंडस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने जो है इनको, अब जैसे मैंने बताया ना कि एक आदमी स्टार्ट करता है और फिर सब उसके साथ जुड़ते जाते हैं, तो इन्होंने भी अकेले स्टार्ट किया था कि इन्होंने सोचा मैं करूँगी काम, इनको सपोर्ट किसने किया, फिर बैफ ने आकर। ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? वो सारे नाम्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हाँ, सारे कुछ भी पूछ सकता है कि जैसे कंसेप्ट ऑफ मैप में पूछ सकता है कि वो कौन कौन सी सीड्स उगाती थी, तो तुम लोग को आना है। राही बाई प्रिजर्व्स द सीड्स इन अर्थन पॉट्स। Once filled, she closes the pot by plastering its mouth by a mixture of soil and cow dung. This method saves the seeds from insects and ants. जब वो पॉट्स में जमा कर रही थी ना सीड्स को, जैसे ही पॉट भर जाता था ना तो उस पॉट को वो कवर करती थी, किससे? काउ डंग। सॉइल और काउ डंग जो होता है गोबर, उसको मिक्स करके उसी का जो है कवर होता था, उससे बंद करती थी। और ये क्या होता था, इससे जब इस तरह आप कवर करते हो कोई भी मटके को अनाज के, तो उससे क्या होता है, उसमें कीड़े चींटियाँ ये सब नहीं लगती हैं, तो ये सब चीज़ का यूज़ करती थी वो। दिस मैथड सेव्स द सीड्स। हाँ, ये तो हुआ ना। बिफोर क्लोजिंग द पॉट द सीड्स आर कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ आश एंड नीम लीव्स। जब ये काउ डंग और सॉइल से कवर करती थी उससे पहले, उसके अलावा भी उसमें क्या होता था, हाँ, राख, ऐश जो होता है राख, और नीम के पत्तों से उसको पहले कवर कर देती थी। उससे भी यही होता है कि मतलब जो है बारिश वगैरह के टाइम पर जैसे गीले नहीं होते हैं ना, जैसे गीले होते हैं तो ख़राब हो जाते हैं ना, तो वो नहीं होता है, और मतलब वो इंसेक्ट वगैरह से सेफ़ रहता है। और फिर उसके बाद इतना टाइटली इसको कवर किया जाता था। ठीक है, क्लियर? समझ में आया ना किस किस चीज़ से कवर होता था वो पॉट? देन now in her seed bank she has a collection of more than 50 land races of food grains and 30 land races of vegetables. She is one of the 3 Indian women selected as Women of the Year by year 2018 by BBC among 100 women from various countries. अब देखो उनके जो फूड बैंक है, उनका जो अपना फूड बैंक है, उसमें कितने 50 जो पॉट्स है, लैंड रेसेस हैं, वो सीड्स और बीन्स के हैं, मतलब बीजों के हैं।
और 30 लैंड रेसेस किसके हैं? वेजिटेबल्स के हैं, सब्जियों के हैं। ठीक है, इतना बड़ा उनका कलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो किसके लिए सिलेक्ट हुई थी? वुमेन ऑफ द ईयर 2018 जो बीबीसी की तरफ से था। हाँ, बीबीसी क्या है? वो है ना न्यूज़ चैनल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये मतलब जो है कई फील्ड में होता है, सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, हर तरह की न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट है। तो क्या होता है बीबीसी के थ्रू में जो पूरे ऑल ओवर द कंट्रीज़ जो होता है ना, बीबीसी हर साल जो है, अभी तो पैंडमिक की वजह से इतना न्यूज़ में नहीं है, बट हर साल क्या होता है बीबीसी पूरी दुनिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी औरत जो है अगर अच्छा मतलब बहुत कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दिए रहती है तो 100 वुमेन्स ऐसे सिलेक्ट होती हैं उसमें, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में 100 वुमेन सिलेक्ट होती है अवार्ड के लिए, फिर उसमें से नॉमिनेट की जाती हैं कोई 3। तो उसमें जो 3 वुमेन जो एंड में सिलेक्ट होती हैं उसमें एक कौन थी? राहीबाई पोपरे जो भी नाम है पापा, राहीबाई पोपरे। ओके, समझ में आया? एनी डाउट? तुम लोग को याद रखना है वो कौन से अवार्ड के लिए किसके थ्रू सिलेक्ट हुई थी। चलो, अब ये क्लियर ना? एनी डाउट यहाँ? कुछ भी है? इस कौन है नेक्स्ट? इट्स नॉट बहू, इट्स भाहू हो गया था। ओके चलो, वो इट्स नॉट बहू, इट्स भाहू हो गया था। ओके चलो, अंडरलाइन इट। भाऊ कटदारी एंड हिज एसोसिएट्स वर्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर through an institute called Sahyadri Nisarg Mitra. In 1999, Bhau Kaddari read about the white-breasted sea eagle as an endangered species. देखो, भाऊ कद्दारे और उनके एसोसिएट्स जो थे, उनके साथ जो काम करने वाले थे, ये लोग सब जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते थे। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? हाँ, सह्याद्री निसर्ग मित्रा। पढ़ने दो। ओके, नाउ लिसन। तो देखो, जो भाऊ कद्दारे थे और उनके एसोसिएट्स जो थे, उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, वो सब जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते थे, सह्याद्री निसर्ग मित्रा के अंडर। अब जो है इन लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो वाइट ब्रेस्ट सी ईगल होता है, मतलब ऐसा सी ईगल होता है ये, मतलब जिसका जो सीना वाला एरिया जो होता है ना वो वाइट कलर का होता है पूरा और बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये सी ईगल होता है, मतलब मोस्टली ना समंदर के आसपास दिखाई देता है और ये शिकार भी ज़्यादा मछलियाँ वगैरह ये सब करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया भाऊ कद्दारे ने कि जो सी ईगल है ये अभी एंडेंजर में है, मतलब क्या है बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं, मतलब बहुत कम इनकी अब तादाद बची हुई है। सो ही बिगन हिज वर्क इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को अंडरलाइन करो, पता रहना चाहिए कि उन्होंने अपना काम कहाँ शुरू किया था। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट टू सेव एंड कंजर्व दिस बर्ड। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या किया, अपना काम शुरू किया। किस लिए? सेव एंड कंजर्व दोज बर्ड्स, उन बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। देन he created public awareness about this bird by tracking the sea coast of the district. यानी कि क्या हुआ, इन्होंने लोगों में भी अवेयरनेस लानी शुरू की। जो नॉर्मल कॉमन पीपल होते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स होते हैं वो लोग तो काम करते हैं, ठीक है, वॉलंटियर्स काम करते हैं, लेकिन जो कॉमन पीपल होते हैं वो लोग को भी इसमें इन्वॉल्व किया उन्होंने, ट्रैकिंग करके। कैसे ट्रैकिंग करना होता है, एक ट्रैकिंग होती है जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, दूसरा ट्रैकिंग होता है घूमना किसी एरिया में। तो वो उस जो सी कोस्ट था, मतलब जो समंदर का किनारा था, मोस्टली सी ईगल है ना, तो वहीं पे ज़्यादा रहते थे। तो वहाँ जो लोग आते थे, टूरिस्ट या फिर नॉर्मल लोकल लोग थे वहाँ के, उन लोगों में अवेयरनेस लाई कि मतलब ये बर्ड्स जो है ख़त्म होने वाले हैं, हमको इनको लेकर थोड़ा सा मतलब सिक्योर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रहना चाहिए ताकि जो है ये बच सकें। ये सब उन्होंने करना शुरू किया। देन इन दिस ही फाउंड out 62 nesting sites of the bird. Underline it, 62 nesting sites of the bird. अब देखो ये सब कर रहे थे, जब वो घूम कर लोगों में अवेयरनेस ला रहे थे, तब उन्होंने 62 बर्ड नेस्ट को फाउंड आउट किया वहाँ पर। मतलब वहाँ जो सी कोस्ट का एरिया था वहाँ
अप्रॉक्सीमेट मतलब 60 से भी ज़्यादा जो है उस बर्ड के नेस्ट थे, जिसमें जो है वो लोग मतलब अपने अंडे वगैरह रखते हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली इंसान होते हैं तो वो क्या करते हैं, गिरा के तोड़ देते हैं। या देखो बर्ड्स का ऐसा प्रॉब्लम होता है ना कि अगर उनके अंडों को कोई इंसान हाथ लगा लेता है ना तो वो तोड़ देते हैं अपने अंडे। कबूतर से हम लोग बहुत सीख चुके हैं ना ये चीज़ें। तो इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना पड़ता है उनकी चीज़ों को। अब देखो बेसिकली ये सब कहाँ करते हैं वो लोग, जंगलों में। लेकिन अब जंगल तो उनके पास बचे नहीं हैं, बहुत कम है। तो अब जो जंगल बचे नहीं हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इंसानों के पास जाते हैं फिर जो उनके एरियाज़ में, तो वहाँ पर इंसान जो है उनकी चीज़ें तोड़ वोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है अभी, क्योंकि अगर कंटिन्यूस चलता रहेगा तो थोड़ी वो कम होंगे। लेकिन अगर इंसान जो है बार बार उनको डिस्ट्रॉय करता जाएगा तो ऑफकोर्स वो कम होते जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो ये भाव काट डाले थे, इन्होंने क्या किया, इसको भी जो 62 नेस्ट उन्होंने फाउंड आउट किए थे, इसको बचाने की कोशिश की कि मतलब ये 62 नेस्ट जो है इससे सब एकदम सेफ़ रहने चाहिए ताकि इनकी जो ये वाइट ब्रेस्ट ईगल है ये बढ़ सके, इनकी जो तादाद कम हो रही है और बढ़े। ठीक है। देन while doing this he had his associates detected some instances of smuggling of the nest of birds known as Indian swiftlets pakoli at Bandra Island. Underline it, Indian swiftlets pakoli at Bandra Island which is located near Vangurla Rocks। यानी कि जब उन्होंने ये नेस्ट को सेव करने की वो कोशिश कर रहे थे तब उनके एक एसोसिएट ने, उनके एक फ्रेंड ने जो उनके साथ काम कर रहा था, उसने क्या डिटेक्ट किया, एक देखा, ये देखो इंडियन स्विफ्टलेट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन लोगों ने क्या किया था, ये इंडियन स्विफ्टलेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो है बहुत सारे जो बर्ड नेस्ट थे ये वाइट ब्रेस्ट ईगल के, इसको स्मगल कर रही थी। क्योंकि देखो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना कंट्री के, इसको सेल करने की परमिशन नहीं होती कोई ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन को। ये अगर सेल करना भी होता है तो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, नॉर्मली कोई भी ऐसे इसको सेल नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो इंडियन स्विफ्टलेट्स वाले लोग हैं ये लोग स्मगल कर रहे हैं, मतलब इलीगली जो है वो सब चीज़ दूसरी कंट्रीज़ को बेच रहे हैं ये नेस्ट जो है। तो इन्होंने इसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया। और कहाँ पर, बांद्रा आइलैंड विच इज़ लोकेटेड नियर वेंगुर्ला रॉक्स इन द विकिनिटी ऑफ द निवाती पोर्ट इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है ये, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। द नेस्ट वर स्मगल आउट एंड सोल्ड इन फॉरेन कंट्रीज़। मैंने बताया ना कि इलीगली वो ले जाए जाते थे और फॉरेन कंट्रीज़ को बेच दिए जाते थे। देन there was a need to save these birds and their nest. Sayadri Nisarg Mitra, underline it, Sayadri Nisarg Mitra worked in that direction. As a result, Indian swiftlets were included in Schedule 1, a list of wildlife once against which is punished of the Wildlife Protection Act 1972. जब उन्होंने देखा कि स्मगलिंग हो रही है ये बर्ड नेस्ट की और इतना मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने, सह्याद्री निसर्ग मित्रा ने जो है ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। और जो है उसके बाद क्या हुआ, जो वाइट ब्रेस्ट ईगल था इसको गवर्नमेंट ने अपनी प्रोटेक्शन दी। अब गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है मतलब क्या होगा, वो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले जाकर रखे जाएंगे ताकि वहाँ पर उनके अच्छे से ग्रोथ हो सके। जैसे इंडिया का भी एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ वो है, इंडिया का एक बहुत मतलब वाइल्ड लाइफ है ना, जंगल है, कौन सा है, SGNP नहीं है, संजय गांधी नेशनल पार्क। तुम लोग कभी गए नहीं हो SGNP? लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ये कोविड का सब हो गया तो SGNP विज़िट करना बहुत अच्छा है। अभी तो खैर बहुत कम हो गए हैं, लिटरली जब मैं विज़िट करी तो वहाँ हर तरह के जानवर थे, एलिफेंट से लेकर ऑफकोर्स टाइगर, लायन, एवरीथिंग वॉज देयर। इवन ये तो अभी अभी हम लोग जब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में तो बहुत कम दिखाई देते, वरना टॉकिंग अबाउट प्रीवियस टाइम तो रानी बाग में भी कुछ कम नहीं था, बहुत सारे जानवर थे रानी बाग में भी। हम लोग अब नहीं, अब रानी बाग में पेंगुइन दिखेंगे तुम लोग को, उसमें भी एक मर चुका है बिकॉज वो माहौल उतना वो नहीं है ना पेंगुइन के लिए, उनको वो अंटार्कटिका में रहते हैं, एकदम ठंडा चाहिए उनको। और यहाँ रानी बाग में चाहे तुम 1000 AC लगा दो, बहुत, मैं बता रही हूँ ना, पहले बहुत सारे स्पीशीज़ थे यहाँ,
वो सब ख़त्म हो गए। हाँ तो देखो इसको क्या हुआ, ये जो वाइट ब्रेस्ट ईगल था ये गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में आ गया, शेड्यूल 1 में इंक्लूड किया गया इसको। और कौन से एक्ट के थ्रू? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट का नाम याद रखना, हाँ, प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्लियर? एनी डाउट? दिस इज अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सह्याद्री निसर मित्रा। ये उनका एक रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन है। रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब यादगार बोल सकते, बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छा वो।